Hey guys, how are you all? I hope you guys all are well. I'm Assistant Professor Mona, and today I'm going to discuss The Black House, written by Charles Dickens. Again, very important novel, and this novel will be हेल्पफुल फॉर यू यूजीसी नेट एग्जाम एंड अदर कोई भी एग्जाम जहाँ पर भी लिटरेचर पूछा जाता है वहाँ के लिए चार्ल्स डिकेंस के जितने भी वर्क्स हैं वो सभी हमको डिस्कस करने होते हैं एंड ब्लेक हाउस जो है वो उन्हीं में से एक वर्क है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड इसके लीड कैरेक्टर्स इसकी थीम्स और इस नोवेल की स्टोरी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है तो ये आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्लेक हाउस को जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नोवेल आपका होने वाला है तो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट अवर टुडेस लेक्चर बट बिफोर स्टार्टिंग माय लेक्चर आई वांट टू से दैट अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे बिकॉज हेयर वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूजीसी नेट एग्जाम तो यूजीसी नेट एग्जाम के अलावा हम लोग अदर एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करते हैं एंड अगर आप लोग लिटरेचर से अपेयर हो रहे हैं तो ये वीडियोस आपके हर एक एग्जाम के लिए चाहे वो केवीएस हो एनवीएस हो या फिर आपका नेट का एग्जाम हो या फिर अगर आप एमए इंग्लिश भी कर रहे हैं तो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं तो चलिए हम लोग यहाँ पर अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं एंड हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले हमारी ओपनिंग लाइंस तो ओपनिंग लाइंस जो है इससे एक क्वेश्चन पूछा गया है हमेशा एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था और डायरेक्टली लाइंस दे दी गई थी इट वाज द बेस्ट ऑफ द टाइम्स एंड इट वाज द वर्स्ट ऑफ द टाइम्स ये लाइंस किस नोवेल को बिलोंग करती हैं तो यहाँ पर ये जो लाइन है ये ब्लेक हाउस की ओपनिंग लाइंस है याद रखनी चाहिए बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है एंड आपको मैच द कॉलम करके भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो किसी भी नोवेल की ओपनिंग लाइंस जो होती है या जो फेमस जो लाइंस होती हैं वो हम लोग को यहाँ पर याद रखनी होती है तो ये ओपनिंग लाइंस है आपके ब्लेक हाउस की तो मैच द कॉलम के फॉर्म में भी आपके क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको ओपनिंग लाइंस दे दी जाती है और उनको आपको मैच करना होता है तो डायरेक्टली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाता है सो इसलिए ओपनिंग लाइंस को हम लोग बहुत अच्छे से याद करेंगे एंड टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट चलिए मूव करते हैं इसके कैरेक्टर्स को हम देखेंगे तो कैरेक्टर्स से डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं जैसे कि एस्थर समरसन जो है वो कौन सी नोवेल का कैरेक्टर है डायरेक्ट क्वेश्चन हम लोगों से यहाँ पर आस्क हो सकता है लेडी टेटलॉक जो है वो बहुत एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस नोवेल का जॉन जैंडाइस रिचर्ड कैस्टॉन एडा क्लेयर ये तीनों जो कैरेक्टर्स हैं ये हमारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होने वाले हैं नोवेल के और जैसे कि मैंने आपको बताया कि डायरेक्टली आपके कैरेक्टर से क्वेश्चन बन सकते हैं तो कैरेक्टर से बहुत टाइप से क्वेश्चन रेज हो सकते हैं जैसे कि हम लोग देख सकते हैं एस्थर समरसन से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि एस्थर समरसन किस नोवेल की लीड एक्ट्रेस है या फिर लेडी डेडलॉक किसको बिलोंग करती है या फिर आपको 2 से 4 कैरेक्टर्स के नाम डायरेक्टली दे दिए जा सकते हैं लेडी डेडलॉक हो गया जॉन जार्डनेस हो गया या फिर एडा क्लेयर के नाम सीधे दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि ये कैरेक्टर्स किस नोवेल को बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर हम लोग के कैरेक्टर्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एंड यहाँ पर आपको सभी कैरेक्टर्स जो है वो कलेक्टिवली मिल गए हैं तो आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं हैरोल्ड स्किम्पॉल है आप नेक्स्ट आपके लॉरेंस बॉथन है मिस्टर बेल है मिस्टर वैलेस है ये इतने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स नहीं है बट ऊपर के जो कैरेक्टर्स हैं वो जो ग्रैंड फादर जोशुआ जो है जो लास्ट में हम लोगों ने लिखा हुआ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हमारे हो जाते हैं तो इनको हम लोग ज़रूर याद रखेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड हम लोग आगे इस नोवेल को डिस्कस करते हैं तो नोवेल की अगर हम लोग बात कर रहे हैं गाइस तो ब्लेक हाउस आपका नोवेल से जो कि चार्ल्स डिकेंस ने लिखा हुआ है 1852 में ये नोवेल हमारा रिटर्न है एंड सितंबर 1853 में इसको पब्लिश करवाया गया था एंड अगर हम इसके आगे बात करते हैं तो इसका प्लॉट्स में और इसको सब प्लॉट्स में लिखा हुआ है एस्थर समरसन जो कि एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है जिनको ब्राउनिश हेयर में दिखाया गया है तो एक इम्पॉर्टेंट जिनकी ये हो जाती है आपकी फिजिकल अपीयरेंस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग हो जाती है कि इनके हेयर कैसे थे आपके ब्राउनिश हेयर गोल्डन हेयर जो थे उसमें इनको दिखाया गया है एंड ये जो है आपके यहाँ पर एक तरीके से सटायर हम इसको बोल सकते हैं आपका जो चांसरी जो कोर्ट जो होते हैं उन पर एक सटायर लिखा गया है तो अगर हम सटायर की अगर हम बात करें तो ये सटायर क्यों लिखा गया है बिकॉज यहाँ पर चार्ल्स डिकेंस जो है वो खुद बिलोंग करते हैं एक इंग्लिश सोसाइटी को एंड यहाँ पर एस्थर समरसन के जो फादर है वो 18 इयर्स तक क्या होते हैं आपके जेल में बंद होते हैं इम्प्रिजेंट होते हैं एंड इम्प्रिजेंट होने के साथ साथ में 18 इयर्स बाद उनको जब बेल मिलती है वो जेल से बाहर आते हैं जब
तब उनको कुछ भी याद नहीं होता है और वो अपनी बेटी को भी नहीं पहचान पाते। एस्थर जो रहती हैं उनको भी वो यहाँ पर रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। एंड यहाँ पर दिखाया गया है इनको सिर्फ एस्थर की एक इमेज याद रहती है कि हाँ मेरी बेटी के जो हेयर थे वो गोल्डन हेयर थे, बस उससे वो उसको पहचान पाते हैं, रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। तो एक हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये जो नोवेल है स्पेशली, ये जो चार्ल्स डिकेंस का जो नोवेल है, ये हमारा क्या है, आपका सटायर है, हमारा इंग्लिश चांसरी कोर्ट सिस्टम पर एक सटायर है कि यहाँ पर जस्टिस नहीं मिल पा रहा है लोगों को, और बिना वजह ही लोगों को क्या किया जाता है, इतने सालों तक वो इम्प्रिजेंट रखा जाता है, जिससे कि उनकी पूरी लाइफ जो होती है वो स्पॉइल हो जाती है। तो इंग्लिश सिविल कोर्ट्स जो हो गए वो डील करते हैं यहाँ पर, जैसे कि दिखाया गया है कि जो क्रिमिनल या सिविल केसेस को वो क्या कर रहे थे, डील कर रहे थे। पर इसमें क्या दिखाया गया है, एक टाइप से डिले भी दिखाया गया है कि किस टाइप से आपके मैटर्स को डिले किया जाता है या फिर डिसीजंस को जो है डिले किया जाता है। और चार्ल्स डिकेंस ने हमारा बहुत ब्यूटीफुली इस सब्जेक्ट को लिया है और अपने नॉवल में रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये था हमारा इसका एक टाइप से हम बोल सकते हैं क्रिटिकल एनालिसिस, या फिर हम बोल सकते हैं कि अगर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लीक हाउस इज द सटायर ऑफ द इंग्लिश चांसरी कोर्ट सिस्टम, यस और नो, तो ऑफ कोर्स इट इज द सटायर ऑफ द इंग्लिश चांसरी कोर्ट सिस्टम। एंड क्यों इसको सटायर किया गया है, बिकॉज 18 ईयर्स तक उनके फादर जो है, एस्थर समरसन के फादर जो है वो इम्प्रिजन्ड होते हैं, और उसके बाद में वो बाहर आते हैं। तब तक उनकी पूरी लाइफ जो होती है वो स्पॉइल हो चुकी होती है, और अपनी बेटी, अपनी डॉटर एस्थर को भी वो एक टाइप से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। और एस्थर उनकी डॉटर जो है वो हर एक काम करती हैं उनको छुड़ाने के लिए, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करती हैं उनको छुड़ाने के लिए, अपने फादर को छुड़ाने के लिए। तो ये पूरी तरीके से एक सटायर है इंग्लिश ट्रांसलेट कोड सिस्टम पर। और इसको हम ले सकते हैं कि एक सोशल पर्सपेक्टिव जो होता है वहाँ से भी हम इसको देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा डिफिकल्टी आती है एस्थर को अपने फादर को छुड़वाने के लिए। एंड यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो लीड कैरेक्टर होती हैं हमारी एस्थर समरसन, वो इस नोवेल में क्या कर रही है, बोलती भी हैं, आई हैव ग्रेट डिफिकल्टी इन बिगनिंग टू राइट माई पोर्शन ऑफ दिस पेजेस, फॉर आई नो आई एम नॉट क्लेवर। ये उनकी लाइन है। तो इन लाइंस को आप लोग क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, बिकॉज कई बार क्वेश्चन आस्क हो जाते हैं, बट उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये लाइंस, तो आप लोग इनको शायद स्किप भी कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर क्रूक जो है वो भी एक कैरेक्टर है इस नोवेल का। क्रूक इज द कैरेक्टर ऑफ दिस नोवेल, डाइज ऑफ स्पॉन्टेनियस ह्यूमन कंबशन। अब स्पॉन्टेनियस ह्यूमन कंबशन क्या होता है और इसके यहाँ पर बात क्यों की जा रही है, तो आपका स्पॉन्टेनियस ह्यूमन कंबशन क्या है, एक टाइप्स का फिनोमेना है जिसमें कि आपका जो एक बॉडी होती है, लिविंग ह्यूमन बॉडी होती है, वो किसी भी एक्सटर्नल सोर्स के बिना क्या होती है, उसका कंबशन हो जाता है। उसको हम क्या कहते हैं, लिविंग आपका ह्यूमन कंबशन कहते हैं। किसी भी एक्सटर्नल सोर्स के बिना उस ह्यूमन बॉडी का कंबशन होना ही क्या कहलाता है, आपका स्पोरानियस ह्यूमन कंबशन कहलाता है। एंड क्रूक जो है वो इस नोवेल का कैरेक्टर होते हैं और जिससे उनकी डेथ हो जाती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि क्रिटिकली एनालाइज करते हैं इस नोवेल को। एंड इस नोवेल की अगर हम बात करते हैं गाइस आगे, अगर हम इसको आगे देखते हैं, तो ये जो है आपका जार्डाइस जो रहता है इसमें कोर्ट ऑफ चांसरी का रहता है, एक तरीके से एडवोकेट रहते हैं वो। और यहाँ पर लेडी डेडलॉक का कैरेक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर दिखाया गया है। एंड लेडी डेडलॉक जो रहती हैं आपके यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर और होने के साथ साथ में वाइफ होती है, ये किसकी, होनोरिया की वाइफ होती है। एंड यहाँ पर लेडी डेडलॉक जो रहती है आपकी बेनिफिशियरी रहती है एक तरीके से वन ऑफ द विल्स के। एंड यहाँ पर दूसरी हम बात कर सकते हैं कि एस्थर समरसन का कैरेक्टर या लेडी डेडलॉक का कैरेक्टर यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट क्यों दिखाया जा रहा है, बिकॉज हम लोग यहाँ पर एस्थर समरसन के कैरेक्टर को क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हैं एंड हम इस नोवेल को क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एस्थर समरसन जो कि लीड कैरेक्टर है इस नोवेल का, वो पूरी ग्रेट डिफिकल्टी के साथ में अपने फादर को जो इम्प्रेजेंट होते हैं वहां से उनको छुड़ाती है। एंड लेडी डेडलॉक का कैरेक्टर जो होता है वो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज लेडी डेडलॉक जो है वो इस पूरी जर्नी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं एस्थर समरसन के साथ में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर हो जाती है। एंड कैरेक्टर से डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकते हैं, एंड डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है आपके एस्थर समरसन के कैरेक्टर को क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए। तो उनके कैरेक्टर को हम क्रिटिकली एनालाइज यहाँ पर कर सकते हैं। एंड दूसरा आपके साथ क्वेश्चन किससे बनेगा, आपकी थीम्स से लेकर क्वेश्चन बन सकता है। तो थीम्स जो है एक मेन थीम अगर हम इसकी लेकर चले, तो जो है आपकी मेन थीम जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, आपकी इंग्लिश ट्रांसलेट जो कोर्ट सिस्टम है उस पर एक सटायर जो है ये इसकी मेन थीम
हो जाएगी। चलिए मूव करते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। अगर हम आगे इसकी बात करते हैं तो ये हमारा जो क्रिटिकल एनालिसिस था जो इस नोवेल का, वो कंप्लीट हो चुका है। सो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो गाइस, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। So I'm Assistant Professor Mona and I will catch you tomorrow with the another video lecture. Till then, keep watching, keep learning. Bye bye.